हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में दक्षिण भारत के अन्य राजवंशों को देखेंगे। आज हम इस वीडियो में यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश और काकतीय वंश के इतिहास को जानेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। सबसे पहले हम यादव वंश के इतिहास को पढ़ेंगे। यादव वंश मुख्यतः महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैला हुआ था। आप इसको मैप में देख सकते हैं। यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी और इस वंश की राजधानी देवगिरी में स्थित थी। देवगिरी का वर्तमान नाम दौलताबाद है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यादव वंश के प्रमुख शासक भिल्लम पंचम, जयत्रपाल प्रथम, राजा सिंहन, राजा कृष्ण, राजा महादेव और राजा रामचंद्र हुए थे। भिल्लम पंचम इस वंश का संस्थापक था। यह शुरू में चालुक्यों के सामंत हुए थे, लेकिन 1173 में चालुक्यों की शक्ति क्षीण होने पर इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। आगे चलकर 1187 में अंतिम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ को पराजित कर इसने कल्याणी पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी देवगिरी को बनाई। इसी के समकालीन होयसल वंश थे। द्वार समुद्र में यादव जाति की एक अन्य वंश का शासन था, जो कि होयसल कहलाते थे। होयसल राजा वीर भल्लाल द्वितीय ने उत्तर की ओर अपनी शक्ति का विस्तार किया और भिल्लाल पंचम पर आक्रमण किया था। भिल्लम पंचम और वीर भल्लभ द्वितीय के बीच युद्ध होता है, जिसमें भिल्लम पंचम की मृत्यु हो जाती है। भिल्लम पंचम के बाद जयत्रपाल प्रथम शासक हुआ। इसने यादव वंश पुनः स्थापित किया था। होयसलों ने कल्याणी और देवगिरी पर स्थायी रूप से शासन करने का प्रयत्न नहीं किया था, इसलिए जयत्रपाल प्रथम को फिर से अपने राज्य को उत्कर्ष करने का अवसर मिल गया था। जयत्रपाल प्रथम के बाद राजा सिंहन शासक बनता है। यह जयत्रपाल प्रथम का पुत्र था और यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। इसी के दरबार में कवि सारंगधर रहते थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। राजा सिंहन ने देवगिरी के यादव वंश के शासक वीर भल्लाल द्वितीय को भी पराजित किया था। इसने गुजरात व मालवा की विजय की और कूलापुर के सिलाहर और कदम वंश पर विजय प्राप्त की थी। इस सभी विजय के उपलक्ष्य में इसने कावेरी के तट पर एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राजा सिंहन यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। इसी के दरबार में कवि सारंगधर रहते थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। राजा सिंहन के बाद उनका पोता कृष्ण और कृष्ण के बाद उसका भाई महादेव शासक बना था। इन राजाओं के समय में कूलापुर के सिलाहर व गुजरात के राजाओं के साथ युद्ध जारी रहे। राजा कृष्ण और राजा महादेव के काल में कूलापुर की सिलाहर और गुजरात के राजाओं के साथ इनके युद्ध जारी रहे। राजा महादेव के बाद राजा रामचंद्र शासक हुआ। यह इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था। 1309 ईस्वी में उसके राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने आक्रमण किया। इस कारण रामचंद्र ने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। रामचंद्र यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक माना जाता है। आगे चलकर इसकी मृत्यु 1342 ईस्वी में हो जाती है। अब हम दक्षिण भारत के अन्य राजवंश में होयसल वंश के बारे में पढ़ेंगे। होयसल वंश मुख्यतः कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि यादव वंश के नीचे शासन कर रहा था। होयसल वंश कहाँ फैला हुआ था? कर्नाटक क्षेत्र में। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र में थी। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबिद है, जो कि कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। इस वंश के प्रमुख शासक विष्णुवर्धन, नरसिंह प्रथम, भल्लाल द्वितीय, नरसिंह द्वितीय, सोमेश्वर, नरसिंह तृतीय और भल्लाल तृतीय थे। विष्णुवर्धन इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इससे पहले के शासक चालुक्यों के सामंत हुए थे। विष्णुवर्धन से पहले विनयादित्य, इरेयंग और भल्लाल प्रथम का नाम मिलता है, लेकिन यह सभी शासक चालुक्यों के सामंत हुए थे।
विष्णुवर्धन की रानी का नाम शांतल देवी था, जो कि जैन धर्म की अनुयायी थी। इसने चोल, पांड व मालाबार क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी और वेल्लूर में एक चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णुवर्धन होयसल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था और इसने वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णुवर्धन के बाद नरसिंह प्रथम शासक हुआ। यह विष्णुवर्धन का पुत्र था और नरसिंह प्रथम के समय में ही अनेक विद्रोह हुए थे। नरसिंह प्रथम के बाद भल्लाल द्वितीय शासक हुआ। भल्लाल द्वितीय ने अमृतसर मंदिर का निर्माण करवाया था और इसने यादव वंश के शासक भिल्लम पंचम की युद्ध में हत्या कर दी थी। भल्लाल द्वितीय के बाद नरसिंह द्वितीय शासक हुआ, जो कि भल्लाल द्वितीय का पुत्र था। नरसिंह द्वितीय का यादवों व पांड्यों से निरंतर संघर्ष चलता रहा था। नरसिंह द्वितीय के बाद सोमेश्वर शासक बनता है। सोमेश्वर के समय में राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था। सोमेश्वर ने अपना राज्य दो भागों में विभाजित कर लिया था। एक भाग अपने पुत्र नरसिंह तृतीय को दिया और एक भाग का शासक अपने पुत्र रामनाथ को बनाया था। सोमेश्वर के बाद नरसिंह तृतीय मुख्य शासक हुआ। नरसिंह तृतीय के काल में इसका संघर्ष यादव, काकतीय वंश और अपने भाई रामनाथ से हुआ था। नरसिंह तृतीय के बाद भल्लाल तृतीय शासक बनता है। इसने 1300 में रामनाथ को पराजित किया और होयसल वंश को पुनः संगठित किया, लेकिन 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इसे पराजित किया था। आगे चलकर 1342 में इसकी मृत्यु हो जाती है और होयसल वंश खिलजी वंश और तुगलक वंश के कंट्रोल में आ जाता है। अब हम दक्षिण भारत के अन्य राजवंश में कदम वंश के बारे में पढ़ेंगे। कदम वंश भी मुख्यतः महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में फैला हुआ था, जो आप मैप में देख सकते हैं। कदम वंश की स्थापना मयूर वर्मन ने की थी और कदम वंश को एक ब्राह्मण वंश माना जाता है। कदम वंश को एक ब्राह्मण वंश माना जाता है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इस वंश की राजधानी बनवासी या बैजंती थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कदम वंश के प्रमुख शासक मयूर वर्मन, कंग वर्मन, काकुष्ट वर्मन और रवि वर्मन थे। मयूर वर्मन कदम वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। इसने पल्लवों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इससे पहले के शासक पल्लवों के सामंत हुए थे। मयूर वर्मन अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है और कदम वंश की स्थापना करता है। मयूर वर्मन के बाद कंग वर्मन शासक बनता है। कंग वर्मन पर वाकाटक वंश के विंध्य शक्ति ने आक्रमण किया और उसके कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। कंग वर्मन के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक काकुष्ट वर्मन हुआ। काकुष्ट वर्मन कालांतर में थोड़ा शक्तिशाली राजा हुआ था। इसने अपने वंश की यश व राज्य सीमा का विस्तार किया। काकुष्ट वर्मन के बाद अंतिम महत्वपूर्ण शासक रवि वर्मन हुआ, जो कि 6वीं शताब्दी की लगभग शासक बना था। इसने अपनी राजधानी पालासिक व हालसी बनाई थी और इसने पल्लवों व गंगों से युद्ध भी किया था। कदम वंश की प्रारंभिक राजधानी बनवासी या बैजंती थी, लेकिन शासक रवि वर्मन ने बनवासी से अपनी राजधानी पालासिक या हालसी बनाई थी। यह दोनों राजधानी आपको याद रखनी है। कदम वंश की राजधानी बनवासी और पालासिक में स्थित थी। अब हम गंग वंश को पढ़ेंगे। गंग वंश मुख्यतः कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ था। गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम ने की थी, लेकिन लेखों में इसका प्रथम शासक कोकिण वर्मन को बताया जाता है। गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम ने की थी, लेकिन लेखों में इनका प्रथम शासक किसे बताया जाता है? कोकड़ी वर्मन को। इस वंश की राजधानी कुबलाल में स्थित थी। गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल में स्थित थी और कुबलाल का वर्तमान नाम कूलार है। आगे चलकर इसकी राजधानी तलकांज में बनती है। यह दोनों स्थान कर्नाटक के मैसूर राज्य में स्थित है, मैसूर जिले में स्थित हैं। गंग वंश के प्रमुख शासक कोकड़ी वर्मन,
माधव द्वितीय, हरिवर्मन, दुर्विनीत, शिवकुमार प्रथम, श्री पुरुष और शिवकुमार द्वितीय हुए। इनसे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम आगे देखेंगे। कोकड़ी वर्मन, कोकड़ी वर्मन को ही माधव प्रथम कहा जाता था। इसने अपनी राजधानी कुबलार या कूलर को बनाई थी। कोकड़ी वर्मन के बाद महत्वपूर्ण शासक माधव द्वितीय हुआ। माधव द्वितीय ने दत्तक सूक्त पर एक टीका की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका की रचना की थी, लेकिन यह असत्य है। माधव द्वितीय ने ही दत्तक सूत्र पर टीका की रचना की थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक हरिवर्मन हुआ। हरिवर्मन ने अपनी राजधानी कुबलाल से तलकांज में स्थानांतरित की थी। तलकांज का वर्तमान नाम तलवरपुर है। हरिवर्मन अपनी राजधानी तलकांज में बनाता है और इसका वर्तमान नाम तलवरपुर है। हरिवर्मन के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक दुर्विनीत हुआ। दुर्विनीत जैन आचार्य पूज्यपाद का शिष्य था। इसने शब्द अवतार ग्रंथ की रचना की थी और भारवी के कितारा अर्जुनियम पर एक टीका की भी रचना की थी। इसने प्राकृतिक भाषा में लिखे गए व्रत कथा ग्रंथ का संस्कृत में भी अनुवाद किया था। यह सभी पॉइंट आपको दुर्विनीत के बारे में याद रखना है। दुर्विनीत जैन आचार्य पूज्यपाद का शिष्य था। इसने दशा अवतार ग्रंथ की रचना की थी और भारवी के किराता अर्जुनियम पर एक टीका की रचना की थी। इसी ने प्राकृतिक भाषा में लिखे गए व्रत कथा ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया था। दुर्विनीत के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक श्री पुरुष था। श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मान्यपुर में बनाई थी। श्रीपुर अपनी राजधानी तलकान से मान्यपुर में बनाता है। श्रीपुर के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक शिवकुमार द्वितीय हुआ। शिवकुमार द्वितीय ने कन्नड़ भाषा में गज शतक ग्रंथ की रचना की थी। शिवकुमार द्वितीय गज शतक ग्रंथ की रचना करता है और गज शतक ग्रंथ कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। यह सभी पॉइंट आपको गंग वंश के शासकों के बारे में याद रखना है। आगे चलकर गंग वंश पर चूलों का अधिकार हो जाता है। आगे चलकर गंग वंश पर चूलों का अधिकार हो जाता है। अब हम दक्षिण भारत के अन्य राजवंश में काकतीय वंश के बारे में पढ़ेंगे। काकतीय वंश मुख्यतः आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। काकतीय वंश कहाँ फैला हुआ था? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। इसको आप मैप में देख सकते हैं। काकतीय वंश की स्थापना बीटा प्रथम ने की थी और इस वंश की राजधानी अम्बकुंज में स्थित थी। यह स्थान वर्तमान में तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। काकतीय वंश की स्थापना बीटा प्रथम ने की थी और इस वंश की राजधानी अम्बकुंज में स्थित है, जो कि वर्तमान में तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। इस वंश के प्रमुख शासक बेतराज प्रथम, पूलराज प्रथम, प्रतापरुद्र द्वितीय, महादेव, गणपति, रुद्रमा और प्रतापरुद्र द्वितीय थे। इनसे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उनको आगे की स्लाइड में देखेंगे। बीटा प्रथम के बाद काकतीय वंश के शासक बेतराज प्रथम, पूलराज प्रथम, बेतराज द्वितीय, पूलराज द्वितीय, प्रतापरुद्र प्रथम और महादेव बनते हैं। महादेव के बाद गणपति शासक बनता है। गणपति इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है और इसने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। गणपति ने अपनी राजधानी अम्बकुंज से वारंगल में स्थानांतरित की। गणपति के बाद उसकी पुत्री रुद्रमा शासक बनती है। रुद्रमा देवी गणपति की पुत्री थी और एक विदेशी यात्री मार्को पोलो ने रुद्रमा देवी की प्रशंसा की थी। विदेशी यात्री मार्को पोलो ने रुद्रमा देवी की प्रशंसा की थी और रुद्रमा देवी किसकी पुत्री थी? गणपति की। रुद्रमा देवी के बाद प्रतापरुद्र द्वितीय शासक हुआ। यह इस वंश का अंतिम शासक था। प्रतापरुद्र द्वितीय के काल में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर इसके राज्य पर आक्रमण करता है और अपने अधिकार में ले लेता है। इस प्रकार काकतीय वंश का स्वतंत्र इतिहास समाप्त हो जाता है। जितना मैंने हाईलाइट किया है
उतना आपको याद रखना है और इन वंश की राजधानी और इनके स्थापनाकर्ता को आपको याद रखना है, क्योंकि यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।